उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आज उनको मिल रहा है। और रियली ये जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है दोस्तों बहुत एनर्जेटिक होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे कहते पूरे दिन की दिनचर्या को ये अलाइन करता है। और जो हमारे तो कहते हैं ना दिन भर के अंदर के बहुत अलग अलग तरह के थॉट आते हैं, जब मॉर्निंग के अंदर जो थॉट्स हमको मिल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी पूरी लाइफ को बहुत ज्यादा कह सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं कि हम किस किस दिशा में जाएंगे। और ये सेशन दोस्तों जो कि डेली हो रहा है, डेली कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी होती है, डेली हम मेडिटेशन के अंदर आते हैं और लाइफ के अंदर ये दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम इसका पार्ट लगातार बनते हैं तो जिंदगी में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत बड़ी सफलता पर जा सकते हैं। जैसे अभी सर ने मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि माई सेल्फ रेहान खान फ्रॉम दिल्ली। तो मैं आज जो दोस्तों मैं अपनी स्टोरी के बाद में कुछ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और इस इंडस्ट्री में आने का जो दोस्तों मेरा कारण क्या रहा और किसने इस इंडस्ट्री को मुझे इंट्रोड्यूस कराया और आज इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल मैं देखता हूँ, वो सारी चीजें मैं दोस्तों आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं बहुत ही मिडिल क्लास एवरेज कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। और हमारी फैमिली के अंदर 3 भाई और 1 बहन, मम्मी पापा, 5 लोगों की फैमिली दोस्तों। और जिसके अंदर सिर्फ पापा जो सिर्फ अर्निंग करने वाले थे और उनकी जो अर्निंग थी उनकी स्किल पर डिपेंड थी, क्योंकि वो जो खुद काम करते थे तभी हमको उनको इनकम हो सकती थी। और उस इनकम से दोस्तों हम हमारी पूरी हर चीज उसके उनके पर डिपेंड थी। अगर हमारी एजुकेशन की फीस जानी है तो दोस्तों उसी से जानी है, हमारे घर का राशन आना है तो उसी से जाना है, पानी का बिल है तो उसी से जाना है, ये सारी की सारी चीजें थी। लेकिन जो स्किल उनके पास में थी उस स्किल के अंदर दोस्तों पोटेंशियल उतना नहीं था। क्योंकि पापा एक उर्दू के पेपर में काम किया करते थे और उसके उर्दू के अंदर खासकर ये था कि वहां पर उस वक्त टाइप नहीं होता था, कंपोज नहीं होता था, वो हाथ से लिखा जाता था। और वो जब हाथ से लिखा जाता था तो वो जितना लिख पाते थे उसी के ऊपर डिपेंड होता था। तो उनकी सैलरी मुश्किल बहुत ही इतनी सैलरी होती थी जिससे सिर्फ हमारा घर का राशन आ सकता है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो जब पढ़ाई के दौरान हम लोगों के साथ में आलम ये होता था दोस्तों कि कई बार सिलेबस भी हमारे पूरे नहीं होते थे पूरे साल के अंदर। हम किताबें या किसी से कॉपी लेके दोस्तों हम क्या करते थे, उनसे लेके दोस्तों इस तरह से पढ़ाई किया करते थे। लेकिन क्लास के अंदर दोस्तों हमारे पास में बुक नहीं हुआ करती थी। और मुझे अच्छे से याद है कि अगर मेरी ड्रेस सिल जाती थी तो मेरी सिस्टर की ड्रेस नहीं सिलती थी, अगर सिस्टर की हो गई ये तो दोस्तों मेरे पास नहीं होती थी। बहुत चैलेंजिंग फेज था वो दौर। आज मुझे यही याद आता है और बार बार जब मैं उसको बारे में देखता हूँ। और मुझे एक वाक्य बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ और 6 महीने का उनको प्लास्टर चढ़ा। और जिस ऑफिस में वो काम किया करते थे तो हम वहां से दोस्तों वो 15 दिन के बाद वहां से लेटर आ गया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अब सिर्फ आपको मेडिकल मिलेगा। एक तो लिमिटेड इनकम थी, उस लिमिटेड इनकम के अंदर भी दोस्तों और लिमिटेशन लग गई। तो उसमें 140 रुपए वीक मिलता था पापा को मेडिकल के लिए। 140 रुपए को लेने के लिए पापा को फिजिकली वहां अपने आप को प्रेजेंस करना होता था कि मैं काम करने के काबिल नहीं हूं, इसलिए मुझे मेडिकल दिया जाए। तो पापा को हम लेके जाते थे, ऑटो पे लेके जाते थे। 30 रुपए का ऑटो इधर से लगता था हमारा और 30 रुपए का ऑटो उधर से लगता था हमारा। आने जाने के हमारे 60 रुपए खर्च हो जाते थे, बचते थे 80 रुपए। और 80 रुपए के अंदर दोस्तों मम्मी को घर चलाना होता था, जिसके अंदर हमारी पढ़ाई भी है, जिसके अंदर पापा का ट्रीटमेंट भी है, जिसके अंदर दोस्तों हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं करनी है, खाने की पीने की। इस तरह से मुझे अच्छे से याद है कि जब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हुआ तो मम्मी के पास में कुछ ज्वेलरी थी, तो मम्मी ने क्या किया, वो ज्वेलरी को गिरवी रखने के लिए गई तो मुझे साथ लेके गई। दोस्तों पहली बार मुझे समझ में आया कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पहली बार समझ में आया था कि वाकई में पैसा कितनी बड़ी चीज है, ये हमारी लाइफ के अंदर कितना जरूरी है। और उस वक्त दोस्तों वहीं जब मैं पहले पहले से मैं पढ़ाई के अंदर बहुत एवरेज था
और वहीं से मेरा फोकस जो है स्टडी की तरफ से दोस्तों वहां से हटना स्टार्ट हो गया। अब मुझे ये लगता था कि क्योंकि घर के जो हालात थे, और मैं घर के अंदर देख रहा कि जो मेरे दो छोटे भाई हैं वो दोनों भी पढ़ना चाहते हैं, सिस्टर है वो भी काफी इंटेलिजेंट है पढ़ने के अंदर, और जो मेरे मुझसे जो छोटे थे वो काफी इंटेलिजेंट थे, वो हमेशा स्कूल टॉप किया करते थे। तो मैं ये चाहता था कि मेरे ये छोटे भाई हैं और ये लाइफ के अंदर आगे बढ़े और ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। पापा ने जो जिम्मेदारी दी है हमारे पास में, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको जो दी है पढ़ने के लिए, वो हमें हमेशा कहा करते थे कि बेटा तुम पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सेटल करा दूंगा, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे। उनका फोकस होता था हमेशा ग्रेजुएशन की तरफ। लेकिन किसी तरह से मैंने 9th किया, 10th किया, 10th 11th 12th, और 12th में दोस्त मेरी कंपार्टमेंट आई। और जब कंपार्टमेंट मेरी आई तो दोस्तों मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इंटर कर लूंगा तो मेरे फादर मुझे ग्रेजुएशन के लिए फिर मुझे फोर्स करेंगे, और 3 साल मुझे पढ़ाई को और कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर 3 साल में पढ़ाई करता हूँ तो हो सकता है कि 3 साल अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ना कर पाए, ना मेरी कंटिन्यू हो पाएगी ना उनकी हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं कोई भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों वहीं से मेरा फोकस हो गया कि अब ये अपने परिवार को पापा के साथ में कंधे से कंधा मिला के मुझे कुछ ना कुछ उनके साथ में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों वहां से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन जब जॉब के लिए भी मैं गया तो पापा का फिर भी रुझान था कि किसी तरह से मैं ग्रेजुएशन कर लूँ। तो पापा ने क्या किया, मुझे एक अ, छोटे से स्कूल के अंदर मुझे टीचिंग के लिए सिफारिश करके टीचिंग के लिए भी लगाया। तो 5वीं तक के बच्चों को मैं अपना पढ़ाया करता था। 150 रुपये महीना से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की, सफर की शुरुआत की प्रॉफिट उसके अंदर। और जब 150 रुपये से मैंने स्टार्ट किया तो मैं वहां मुझे बहुत बड़ा स्कोप नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे क्योंकि घर के अंदर जो देख रहा था आए दिन जो लाइबिलिटीज थी वो हमारे पर बढ़ती चली जा रही थी। बिजली का बिल जो था वो हमारा पेंडिंग था, राशन का बिल 4-4 महीने 6-6 महीने का जो पेंडिंग रहता था। हालत ये होता था कि जहां जहां पर हम राशन जहां से लेते थे, जब उनका पेंडिंग हो जाता था तो दोस्तों हम क्या करते थे, फिर वो जब तकादा करते थे तो हम दोस्तों वहां से निकलना बंद कर देते थे। बड़ा चैलेंजिंग था वो दौर। लाइफ को सरवाइव करना दोस्तों बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने उस जॉब को क्विट किया, फिर किसी प्राइवेट जॉब के लिए गया। और प्राइवेट जॉब में मैंने फिर किसी होटल के अंदर काम करना शुरू किया, होटल तेरा जो कश्मीरी गेट के अंदर है, वहां मैंने काम करना स्टार्ट किया। 6-7 महीने मैंने काम कर वहां जब काम किया, क्योंकि उसको काम करने का भी एक ही कारण था, सिंपल सा, कि जब मैंने उस जॉब को क्विट किया था, जॉब अपना स्कूल वाली, तो मेरे शायद घर में कुछ बातें ऐसी हुई तो जिससे मुझे लगा कि शायद कि घर वालों को लगता है कि शायद मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, शायद लाइफ में मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, शायद मैं हमेशा इसी तरह से डिपेंड रहना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो जहाँ पे जब जो जॉब है इसके अंदर बहुत बड़ा करियर मेरा नहीं है, और जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है वो इससे पूरी नहीं होगी। और जो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी यहाँ से मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक होटल के अंदर जब मैंने जाके काम करना शुरू किया, मेरे फादर नहीं जानते थे मैं वहाँ क्या करता हूँ। तो दोस्तों वहां जाके मैंने ऑफिस बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। मेरा सिर्फ काम क्या होता था, जो मेरे बॉस थे तो उनको खाना खिलाना होता था, उनके झूठे बर्तन उठाने होते थे, उनके ऑफिस की सफाई करनी होती थी। ये मेरा रूटीन था दोस्तों। क्योंकि उस दौरान जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी, क्योंकि जब मैंने स्कूल को क्विट किया तो फादर को थोड़ा सा नाराज हो गए थे मुझसे, बोलचाल में उन्होंने बंद कर दिया था। जब मैं 600-700 रुपये महीना घर में मैंने देना स्टार्ट किया थी, पापा ने मुझे फोर्स किया कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो और कहाँ करते हो, किसके साथ काम करते हो, वो लोग कौन है, मैं उनसे उनके बारे में जानना चाहता हूँ, और तुम्हारा काम कर तुम वहाँ पे काम क्या करते हो ये देखना मैं चाहता हूँ। तो मुझे ये लगा कि शायद अगर मेरे फादर मुझे वहां पे ऑफिस बॉय के रूप में काम करता हुआ देख लेंगे, क्योंकि उनके पास मेरे लिए सपने बड़े थे। वो चाहते थे मैं कहीं एक अच्छी जगह में सेटल हो जाऊं और वहां से अच्छी सैलरी लूं
और मैं अपने एक अच्छे फ्यूचर का अपना निर्माण करूँ। लेकिन जब मेरे पापा ने जो फोर्स करना शुरू किया तो दोस्तों मैंने मुझे महसूस हुआ कि अगर ये पापा ने ये काम करते हुए देख लिया तो वो बहुत ज्यादा मायूस होंगे और हो सकता है उनको बहुत ज्यादा हर्ट हो। मेरे जॉब करने से इतना हर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है अगर ये काम करते हुए देखेंगे तो वो ज्यादा हर्ट होगा। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने से नीचे देखना नहीं चाहता। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा हमेशा मुझसे आगे रहे, जो मैं नहीं कर पाया हूं वो उसको पूरा करे। जब पापा ने ज्यादा फोर्स किया तो मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया। अब पापा मम्मी को सारी चीजें बताई और वाकई में वही मुझे हुआ कि पापा काफी इमोशनली हो चुके थे और उनके मैं देखा तो उनके आंखों में आंसू थे। वो कहते बेटा मेरी कभी भी ये चाहत नहीं रही कि आप किसी इस तरह कोई भी मुझसे कभी आप मुझसे नीचे काम, मैं कभी ये नहीं चाहता कि अब जैसे मैंने लाइफ को गुजारा है वैसे आप गुजारो। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जिंदगी में आप आगे बढ़ो, इसलिए मैं आपको हमेशा रोकता हूँ टोकता हूँ। और एक अच्छे आपका कैरियर अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, सिर्फ मेरी चाहत ये है। लेकिन मेरी चाहत ये नहीं कि कभी भी आप इस तरह का कोई काम करो। फिर पापा ने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास लगाया तो वहां पे जो काम करते हुए दोस्तों बड़ी हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं काम करता था। 95 के अंदर दोस्तों मुझे उन्हीं के माध्यम से सऊदी अरब जाने का मौका मिला। और 18 जुलाई को जब मैं दोस्तों सऊदी अरब गया था तो उससे पहले की घटना है कि जब मेरे जो बॉस थे उनके कोई दोस्त थे दिल्ली आ रहे थे, तो मेरे दोस्त मुझे साथ लेके गए। और जाने के बाद उन्होंने कहा, हम जब बैठे हुए थे कार के अंदर, तो उनके दोस्त ने पूछा ये लड़का जो आपके साथ आया ये लड़का कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है और बहुत हॉनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। हमें क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं चाहता हूँ जिंदगी में इसको कई अच्छे मुकाम पे ये जाए। जिस तरह से ये जितनी लगन इसके अंदर है और जितना ये ईमानदार है तो इसका रिवार्ड उसको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार क्या मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपके पास कोई जॉब हो तो आप जरूर आप बताइएगा और मैं चाहूंगा कि ये वहां जाए, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास एक लड़के की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसी तरह का कोई लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझसे ऐसे पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे बैठे मुझसे पूछा, रेहान क्या सऊदी अरब जाना चाहोगे? तो मैंने कहा सर कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है। और दोस्तों जाने अनजाने में जब मैंने ये बातें कही, अब मुझे नहीं लगा था कि वाकई में कभी ये ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सऊदी अरब का मतलब होता है कि बहुत, क्योंकि पैसा भी चाहिए था, साथ के साथ में दोस्तों पासपोर्ट भी चाहिए था, वो पासपोर्ट भी मेरे पास में नहीं था। और क्योंकि मैं फोकस था कि भाई किसी तरह से मैं अपने घर को, फैमिली के जो अपनी मेरे पेरेंट्स थे उनको यहाँ से मैं सपोर्ट कर पाऊँ। लेकिन अप्रैल 1995 के अंदर दोस्तों मेरा वीजा आया। और 18 जुलाई 1995 में जब मैं सऊदी अरब पहुंचा तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ। कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ जब ऐसा, लेकिन दोस्तों वो हकीकत था। मैंने दोस्तों वहां पर रह के काम करना स्टार्ट किया और 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे। जब एक महीना गुजरा तो मेरे बॉस ने एक चीज पूछा मुझसे कि रेहान तुम सैलरी क्या लोगे? जब उन्होंने कहा कि तुम सैलरी क्या लोगे, क्योंकि दोस्तों मुझे जब इंडिया में था, जब मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास में, जिनके पास मैं काम कर रहा था, तो एवरेज मेरी सैलरी वो 3500 रुपये के आसपास मुझको मिलती थी, जिसके अंदर खाने पीने के बाद में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपेंस निकालने के बाद में तो मैं 2500 रुपये, कभी 2200 रुपये, कभी 2000 रुपये मैं अपनी फैमिली को दिया करता था। वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता था मेरी फैमिली के लिए। उस 2000 रुपये से क्या होता था, राशन का बिल टाइम से चला जाता था, दूध का बिल टाइम से चला जाता था। तो पापा को बड़ी राहत मिलती थी उस 2000 रुपये से। और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझे मुझसे कहा कि रेहान तुम सैलरी क्या लोगे? तो दोस्तों मैंने कैलकुलेशन किया, तो मैंने कहा कि सर 5000 रुपये महीना अगर ये दे देते हैं, मैंने मन ही मन के अंदर कैलकुलेशन किया, तो बिजली का बिल टाइम से जा सकता है, दूध का बिल टाइम से जा सकता है, राशन का बिल टाइम से जा सकता है। और मेरे जो छोटे भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी पॉकेट मनी के लिए भी कुछ ना कुछ उनको दिया जा सकता है।
तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन मैं दूसरी तरफ एक डाउट चला था, एक डर भी था कि अगर कहीं मेरे, और मैंने कहा कि अगर ये 5,000 रुपये दे देते हैं, 5,000 रुपये में का मतलब है अगर इनका खाना इनका हो, रहना इनका हो और आना इनका और जाना इनका, तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा इस वक्त। और ये बातें जब चल रही थी तो जब बार बार मुझसे कहे थे तो मन कहता था कि उनसे कहूँ कि 5,000 रुपये महीना मुझे आप दे दीजिए, आना आपका, जाना आपका, खाना आपका और रहना आपका। तो अब डर भी रहा हूँ उनसे कहते हुए। डर क्यों रहा हूँ? मुझे ये लगा क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर 3,500 रुपये महीने अर्न करता था, और उसके अंदर भी मेरा जो है, उसके अंदर सारे एक्सपेंस मेरे अपने होते थे, खाने का मेरा रहता था, आने जाने का मेरा होता था, और जो बचती थी सैलरी में घर पे देता था। मैं कहा ऐसा हो कि मेरे बॉस नाराज हो जाए और ये मुझे वापस कि अभी आज ही इंडिया वापस भेज दें। दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों मैं एक मैसेज में देना चाहता हूं आपको, और इसको जरूर सुनिएगा कि जब मैं ये बात कर रहा था, अब ये मन के अंदर चीज चल रही थी, वो कहते नहीं तो आप बताओ, मैंने कहा नहीं सर आप बताओ, मैं कहा नहीं आप बताओ, वो कहते नहीं आप बताओ। तो उन्होंने कहा रेहान मैं ऐसा करता हूँ, आपको 600 रियाल रुपये महीना दूंगा, जिसके अंदर आना मेरा, जाना मेरा, खाना मेरा और रहना मेरा, ये भी मेरी तरफ से आपको फ्री होगा। और 600 रियाल का मतलब होता है कि उस टाइम 1 रियाल की कीमत होती थी 13 रुपए। जब मैंने कैलकुलेट किया कि 13,78, 7,800 रुपये पर मंथ। जब मैं 5,000 रुपये के लिए सोच रहा था कि कहूं या ना कहूं, लेकिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि 7,800 रुपये पर मंथ मैं आपको दूंगा, और ये पैसा मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपके घर पे सीधा आपके घर पे मैं ट्रांसफर करूंगा। मैंने सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी फैमिली को भेजना है, आप डायरेक्ट वहां पे भेज दिया कीजिए हर महीने। और दोस्तों वहां से मुझे एक मैसेज मिला कि जहां तक सोच सकते हैं दोस्तों हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और ईश्वर हमेशा हमें क्या करते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमको देता है। आज मेरे बहुत सारे साथी ने इस चीज को ज्वाइन किया होगा, इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। कुछ लोग बिजनेस को सोचते होंगे कि 100 रुपये महीने के लिए, कुछ लोग सोचते होंगे 1,000 रुपये के लिए, कुछ सोचते होंगे पार्ट टाइम इनकम के लिए, कुछ लोग सोचते होंगे 2, 4, 5 हजार 10,000 की इनकम के लिए, और कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे इसको कैरियर के लिए, और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होंगे अपने आने वाले जनरेशन के फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों हम जहां तक सोच सकते हैं, तो ईश्वर भी दोस्तों हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमें उस तरह के रिसोर्सेज देता है। तो मुझे ये लगा कि अगर कहीं रेहान तो 5,000 रुपये महीने बोल देता तो 2,800 रुपये का नुकसान हो जाता। मैंने कहा जब मैं 5,000 रुपये के बारे में सोचा था, तो ईश्वर क्या करता है, हमेशा हमारी सोच से ज्यादा ही देता है। लेकिन हम अपनी अगर सोच को लिमिटेड कर देंगे तो दोस्तों कभी भी हमें वो चीजें और नहीं मिल सकती। हमें जब भी सोचना है तो हमें हमेशा बड़ा सोचना है। तो वहां मैंने सोचा कि अगर मैं 10,000 रुपये के बारे में सोचता तो हो सकता है ये मुझे 13,000 मिलते, अगर हो सकता है मैं 15,000 के बारे में सोचता तो हो सकता है ये 20,000 रुपये मिलते। तो पहला लेसन मुझको वहां से क्या मिला कि हमेशा बड़ा सोचना है। और इसी तरह से दोस्तों मैं नौकरी कर रहा था, तो मेरी जब वहां जाने का दोस्तों उद्देश्य पहला था मेरी छोटे भाई की एजुकेशन को कंप्लीट कराना। मैं चाहता था मेरा जो छोटा भाई है वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाए, वो हमेशा मेरा ये टारगेट था, फोकस था, और मेरी चाहत भी थी, दिल ख्वाहिश थी मेरी, ये मेरा ड्रीम था। दूसरा दोस्तों मेरा गोल जो था कि जो सऊदी अरब जाने का, वो था दोस्तों मेरी सिस्टर की शादी। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो सिस्टर की शादी, क्योंकि अब उनकी भी एज दिन पे दिन दोस्तों बढ़ रही थी, तो वो भी टेंशन थी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो रिश्तों के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या था कि सिस्टर की शादी करनी है। 98 के अंदर दोस्तों जब मैं वहां से रिटर्न आया पौने 2 साल के बाद में, जिस सूटकेस को दोस्तों मैं लेके गया था उसी सूटकेस को लेके आया, जो कपड़े लेके गया था मैं 2 साल पौने 3 साल पहले, उन्हीं कपड़ों को दोस्तों मैं पहन के आया था। क्योंकि जो भी मेरे पास में सैलरी आती थी दोस्तों मैं उसको खर्च नहीं करता था, मैं क्या करता था सारा का सारा फैमिली को अपने ट्रांसफर कर देता था, और कहीं घूमने के लिए नहीं जाता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ तो मैं 13 रुपये खर्च होंगे, और ये 13 रुपये अगर मैं घर भेज दूंगा तो घर वालों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 98 के अंदर जब मैं इंडिया वापस आया, तो इंडिया वापस आने के बाद सिस्टर की शादी की, तो शादी जानते ही हैं हम लोग, जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मिडिल या लो क्लास के जो भी लोग हैं,
तो हमेशा क्या होता है कि दो चीजों के अंदर हमेशा आउट ऑफ बजट होता है। जब भी हम घर बनाते हैं, ये घर के अंदर कोई शादी ब्याह होता है हमारा घर के अंदर, तो हमारे साथ हमेशा अगर जो भी बजट हमारा हमेशा बजट आउट ऑफ बजट हो जाता है। और उसके अंदर हमेशा अगर देखेंगे घर के अंदर भी कर्ज बना, घर बनाते हैं तो उसके अंदर भी कर्ज हो जाता है, अगर शादी करते हैं तो उसके अंदर भी कर्ज होता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे साथ भी हुआ और बहुत सारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और जब मैं यहाँ से रिटर्न गया सऊदी, क्योंकि छुट्टी आया था, तो जब रिटर्न गया था, जिस दिन मैं यहाँ पे पहुंचा रियाद एयरपोर्ट पे, दोस्तों उसी दिन मुझे पता लगा कि मेरी जॉब जा चुकी है। मेरे बॉस का फोन आया, उन्होंने बताया कि क्योंकि मेरे पास में कह लगे कि बहुत मंदी चल रही है, अभी बिजनेस के अंदर दोस्तों बहुत लॉसेज हुए हैं, तो मेरे पास जितने स्टाफ थे मैंने सबको निकाल दिया, सिर्फ आप और मेरे पास में मेरा भांजा बच्चा है, 2 लोग बच्चे हैं। अब मैं एक व्यक्ति की सैलरी को वैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। भांजा मेरा है, मैं उसको निकाल नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों। अनजान सिटी के अंदर और अनजान कंट्री के अंदर, 7 समुंदर पार दोस्तों, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरा एक मुझे ये नजर आ रहा था कि जो लाइबिलिटी मेरे ऊपर खड़ी है, जो कर्जा हो चुका है, उस कर्जे को भी अदा करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी स्टैंड करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ के अंदर आया। 2 दिन तक दोस्तों मैं सो नहीं पाया। तीसरे दिन मेरे कुछ वहां पे जो, क्योंकि 2.5 पौने 3 साल से रहता था, कुछ लोग मुझे जानते थे, तो उन लोगों ने कहा कि जब तक आपके पास रहने का इंतजाम नहीं, तो आप हमारे साथ शिफ्ट हो सकते हैं, और जब आपका इंतजाम हो जाए तो आप कहीं भी जाके अपना रह सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी क्या, पहले यहाँ शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद अपनी जॉब तलाश कर लीजिए, अगर जॉब मिल जाती है तो फिर अपना कहीं अगर अलग रहना चाहता अलग रहिएगा, अगर हमारे साथ में आप शेयरिंग करना चाहते हो शेयरिंग कीजिएगा। और दोस्तों उनके साथ में शिफ्ट हुआ। मेरे एक साथी हैं, वहीं मदीना में रहते थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि रेहान, क्योंकि मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग बहुत जानते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मेरे पास में कोई पैसा नहीं था, लेकिन मुझे हॉप दिया उन्होंने। हॉप देने के बाद उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अ- अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको पेमेंट देता हूँ, और आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। अब बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, पौने 2 करोड़ के करीब मेरा ईयर जो मंथली मेरा टर्नओवर करता था। और जिसके अंदर मेरी आमदनी जो होती थी वो तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती थी, जिसके अंदर मेरे अपने एक्सपेंस भी होते थे। और एक्सपेंस निकालने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में दोस्तों, महीने के अंदर 40,000, 50,000 पर महीना मेरा बच जाता था। वो चीजें मैं घर पे देना स्टार्ट किया था। जब घर पे देना स्टार्ट किया, जो कर्ज था दोस्तों, धीरे धीरे वो उससे अदायगी होनी स्टार्ट हो गई। घर के अंदर प्लास्टर नहीं था दोस्तों, प्लास्टर हो गया। घर पे बस सीढ़ी नहीं थी चढ़ने के लिए, वो भी बन गई। कोई गेस्ट आता है तो उनको बिठाएगा, तो बाहर बाहर एक दोस्तों हमने एक गेस्ट रूम भी बना लिया, जिसको बैठक कहते हैं। तो वो सब चीज जब हो गई, अब मुझे लगता था कि लाइफ सेटल हो चुकी है। और मैं घर पे बार बार कहता था कोई एक गाड़ी ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए आप। और उनसे बार बार कहा करता था कहीं और भी प्लॉट आप ले लीजिए। और कहते हैं दोस्तों उसकी समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा करवट लेता रहता है। और दोस्तों सेम वही मेरे साथ हुई। बिजनेस के अंदर समय ने करवट लिया। जहाँ चीजें लग रही थी लाइफ सब सेटल हो चुकी है, सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी है, अचानक दोस्तों करवट लिया। और जो बिजनेस मेरा दोस्तों, जहां से मैं 80 से लेकर 1 लाख रुपए महीने कमाता था, हालत ये हो चुकी थी कि अब दोस्तों मेरे पास में खाने के पैसे नहीं थे। हाँ, एक गाड़ी में मेंटेन करता था, एक फ्लैट को मैं मेंटेन करता था। अब उस गाड़ी को दोस्तों मैं रिक्शे की तरह चलाया करता था, 2-2 रुपए की सवारी, 1-1 रुपए की सवारी, पूरे दिन गाड़ी को चलाना। और पूरे दिन चलाने के बाद दोस्तों शाम को समुद्र के किनारे लगा के उसको सो जाना। गाड़ी के अंदर ही कपड़े रखता था, टूथब्रश वगैरह जितनी भी सारी चीजें तो उसमें रखता था। घर में इसलिए नहीं रहता था क्योंकि जब लॉस हुआ था तब बहुत सारा कर्ज हुआ मेरे पास हो गया, देनदारी हो गई। तो लोग आते थे और वो लोग दोस्तों बार बार मुझे फोर्स करते थे, मिसबिहेव किया करते थे। तो उससे उससे डर से दोस्तों मैंने क्या किया कि अपना घर में ना रह के मैं दोस्तों मैंने इस तरह से गाड़ी से को चलाना शुरू किया। मुझे लगता था शायद कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन दूर दूर तक दोस्तों मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब मजबूरन ये रहा कि एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर मुझे शिफ्ट होना पड़ा। मेरे एक साथी थे, दोस्त थे,
शहजाद नाम था उनका, बिजनौर के रहने वाले थे। तो उन्होंने दोस्तों मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि रेहान, क्योंकि आपने जो कारोबार जो करते थे, आपने बीच में जो ब्रेक कर दिया ना, उसके अंदर आपने डबल नुकसान किया है। उन्होंने बताया कि देखो, अगर आप कारोबार को अपने ब्रेक नहीं करते तो जो देनदारी लोग से लेना था आपको, उसी रोटेशन में वो लोग देते रहते। लेकिन जब कारोबार को बंद कर दिया तो वो पैसा आपका मर गया। दूसरा क्या है, जो पैसा आप लोगों का है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक काम करिए, मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। फिर उन्होंने अपने साथ में मेरे बिजनेस को स्टार्टअप कराया। लेकिन उस बिजनेस के अंदर भी हालत ये थी कि दोस्तों के पूरे दिन के अंदर जो मैं काम करता था, क्योंकि जो गाड़ी मेरे पास में थी, अगर मैं एक वीक चला लेता था तो वो अगले वीक उसको खड़ा होना पड़ता था। पूरे वीक के अंदर जितना पैसा मैंने अर्न किया, उतना पैसा मेरा उसको मेंटेन करने में लग जाता था, रिपेयर करने में लग जाता था। अब जब ये हालात हुए तो दोस्तों मुझे लगता था कि इतना बड़ा चैलेंज हो चुका था और लाइबिलिटी इतनी बड़ी थी कि मुझे दूर दूर तक जब कुछ नजर नहीं आता तो मुझे लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ये उसकी मैं प्लानिंग कर चुका था। लेकिन इस वक्त वो मंजूर नहीं था। और उसी दौरान शहजाद इंडिया वापस आए और इंडिया आने के बाद में मेरे पेरेंट्स से मिले और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मेरे सारे हालात के बारे में बताया। तो मेरे पेरेंट्स ने दोस्तों अब मुझे फोर्स करना शुरू किया कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं। उन्होंने कहा जो भी लाइबिलिटीज आपके ऊपर है, हम मिलजुल के यहाँ पर पूरा करेंगे, और जो भी लोगों की देनदारी है हम सब लोग यहाँ से मिलजुल के उसको अदा करेंगे। जब फोर्स करना शुरू किया तो दोस्तों मैंने सोचा कि ठीक है, एक सही तरीका है, तो मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए। आज जब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट है हमारे स्पॉन्सर के पास रहता था, आज जब छुट्टियां नहीं तभी वो पासपोर्ट हमको मिलता था। तो मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने कहा कि रेहान, तुम्हारे पे कुछ लाइबिलिटी है, कुछ लोगों की देनदारी है, और वो लोग मेरे पास आते हैं, आपका एड्रेस मांगते हैं। एड्रेस भी मेरे पास आपका नहीं, आप रहते कहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप इनकी देनदारी जो जो भी है, हिसाब किताब है, आप इनको पूरा करके जाइए। और मुझे लगता था कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो हो सकता है कि वो मुझे उनके सपोर्ट कर दें, और आज मेरे पास में पैसा देने के लिए नहीं है, पता नहीं वो मेरे साथ में क्या करेंगे। तो उसी दौरान जब शहजाद वापस सऊदी पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कि आप ऐसा करिए कि अपने आप को इनलीगल घोषित कीजिए और अपने आप को पुलिस के हवाले कीजिए, सरेंडर कीजिए। आपको मुश्किल से 2 दिन के अंदर मैं फ्लाइट करा दूंगा, मैं सेटिंग करा देता हूँ, और आप इंडिया पहुंच जाएंगे। अब फिर इंडिया जब पहुंच जाएंगे तो उसके आगे क्या करना है, तो फिर उसके बाद में हम लोग प्लान करते हैं। और दोस्तों उन्होंने ऐसे क्या, और मुझे 300 रियाल दे के दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस वाले से सेटिंग की, और मैंने अपने आप को जेल के अंदर बंद कराया। मुझे बताया गया था कि आपकी फ्लाइट 2 दिन के बाद हो जाएगी। तो उससे 2 दिन के बाद नहीं हुई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उस हॉल, जिस जेल के अंदर बंद किया गया था, उस हॉल के अंदर तकरीबन 300 350 लोग थे। फ्रेश होने के लिए सिर्फ 3 वॉशरूम थे दोस्त, 350 लोग और 3 वॉशरूम, और समझ सकते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। दोस्तों मैं पानी इतना पीता था कि यूरिन पास करने के लिए मुझे बार बार ना जाना पड़े, सिर्फ मेरा गला दोस्तों वो तर रहे, सूखा ना रहे। खाना में सिर्फ इतना खाता था कि जिससे मैं जिंदा रहूं। बहुत बुरी कंडीशन थी। 2 हफ्ते के बाद दोस्तों जब मेरी फ्लाइट की गई तो दिल्ली एयरपोर्ट हमको नहीं भेजा गया, हमें भेजा गया बॉम्बे एयरपोर्ट। बॉम्बे के अंदर हमको दोस्तों मुंबई के अंदर दोस्तों हमको रिपोर्ट किया गया। जब वहां से मैं बाहर निकला तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बॉम्बे से दिल्ली आ पाऊं। मैं पैसे उधार लिए, जो मेरे साथ में उसी फ्लाइट के अंदर थे उनसे उधार लिए, और लेने के बाद घर पे फोन किया तो पापा ने दोस्तों मेरा टिकट कराया। और टिकट कराने के बाद में जब दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरे छोटे भाई और मेरे फादर मुझे लेने के लिए आए थे दोस्तों। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को पहचाना था, मैंने अपने छोटे भाई को पहचाना था। इतनी बुरी कंडीशन दोस्तों मेरी थी, शरीर के अंदर से मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी, एक ढांचा था। आवाज मेरी बिल्कुल जा चुकी थी, सिर्फ इशारों से मैं बातें कर रहा था उनसे, इतना ज्यादा गले के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था। जब मैं इंडिया पहुंच गया तो जितने लोग की देनदारी थी, क्योंकि सभी लोग इंडिया के ही लोग थे, इंडिया के रहने वाले थे, और फिर उन लोगों ने
जब उन लोगों को पता लगा कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूँ, पहले वो सऊदी में मुझे ढूंढ रहे थे, अब दोस्तों उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को दोस्तों मेरे घर पे भेजना शुरू कर दिया। एक एक दिन के अंदर 3 3 लोग, 4 4 लोग, 5 5 लोग आते थे। और जब भी दरवाजा दोस्तों कोई खटखटाता था, घर के अंदर अजीब सा माहौल हो जाता था। सब लोग बहुत डरे हुए रहते थे, सहमे रहते थे, बहुत प्रेशर में रहते थे, क्योंकि लोग आते थे तो दोस्तों बहुत मिसबिहेव किया करते थे, गली के अंदर खड़े कोई चिल्लाया करते थे, कोई रिवॉल्वर लेके आता था, कोई गालियां बका करता था। आज वो पूछते पूछते थे, अच्छा पैसा कब दोगे? तो दोस्तों दूर दूर तक, क्योंकि मेरे पास में कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं पैसे कैसे अदा करूं, तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, कई बार मुझे छुपा दिया करते थे, वो खुद फेस किया करते थे। घर का जब दरवाजा खटखटाते थे तो लोग कहते थे कि इसको फेस कौन करेगा, क्योंकि दरवाजा खोलने भी से हर कोई डरता था, क्योंकि जिसको जो खोलेगा उसको फेस करना पड़ेगा। दोस्तों आज भी मुझे वो वक्त याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे छोटे भाई की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी और उनकी मैरिज भी हो चुकी थी, वो जॉब भी क्या करते थे, और साथ में जो उसी दौरान उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अपनी एंट्री भी कर चुके थे। मेरे छोटे भाई बार बार मुझे बताया करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल के बारे में बताया करते थे कि अगर भाई, अगर मिलकर इसमें काम करेंगे तो जो लाइबिलिटी आज आपके ऊपर है, ये हम 3 से लेकर 5 साल के अंदर इसको अदा कर सकते हैं। जैसी लाइफ स्टाइल आप वहां गुजार रहे थे, उससे बहुत कई गुना अच्छी लाइफ स्टाइल आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का ये पोटेंशियल है और हम यहाँ से बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। जब इसके बारे में बताया करते थे दोस्तों, मुझे बिलीव नहीं होता था। मुझे लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने की का सिस्टम है, इसके अंदर किसी तरह का कोई पोटेंशियल नहीं होता है और ये किसी तरह से रेस्पेक्ट वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग यहाँ लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। कारण क्या था, इसकी एक वजह थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत जैसी हमारी संगत होती है दोस्तों, वैसी हमारी रंगत होती है। क्योंकि जब मैं इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा था, तब होता क्या था कि मैं अपने टाइम पास करने के लिए, हमारे पड़ोस में किसी की दुकान थी, तो उस दुकान पर जाकर मैं बैठता था। और जब दुकान पर बैठता था तो टाइम पास करने के लिए दूसरा जो लोग घर पे आते थे तगादा करने के लिए, जो लोग जिनकी देनदारी थी मेरे ऊपर, तो उनको मुझे फेस ना करना पड़े, तो मैं क्या करता था दोस्तों, वहां पे जाके बैठ जाता था। और जब मैं बैठता था, वो हमेशा क्या करते थे, छोटे भाई की बुराइयां क्या करते थे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे के अंदर कमियां बताया करते थे, इसको बताते थे ये रेस्पेक्ट वाला कोई फील्ड नहीं है। तो वो चीजें दोस्तों दोस्तों जो बार बार सुनते दोस्तों, कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड के अंदर वो घर कर गई और मुझे भी ऐसा लगता था। और आज हो सकता है कि जब आप लोगों से बातचीत करते हो, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करते हो, अपने भाई से बात करते हो सकता है वो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल ना जानते हो, और वो हो सकता है आपके साथ में इसी तरह से बिहेव करते थे। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो मैं भी आपके उन्हीं मिलने जुलने वाले नियर डियरेस्ट जितने भी लोग हैं, उन्हीं की तरह से मेरी भी थॉट थी, उन्हीं की तरह से मेरी भी सोच थी। दिल्ली में जब मैं आया तो दोस्तों, मैंने जो जहां 80 से लेकर 1 लाख रुपए महीना मैं अर्न करता था, 500 रुपए महीने पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। 500 रुपए पर मंथ। बहुत सारे मेरे साथी होते हैं, वो अतीत के अंदर जीते कि सर फला जगह में मैं ये था, फला जगह में वो था। मैं कहता हूँ दोस्त, अभी आप क्या हैं, पहले आप क्या थे वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, अभी आप क्या हैं वो आपकी आइडेंटिटी है। जब एसी का काम मैं सीखा करता था, 500 रुपए महीने मुझको मिलते थे। और दोस्तों जब मुझे वहां पे लगा कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है, तो दोस्तों मैंने एक जगह जॉब करना स्टार्ट किया। 110 रुपए पर डे मुझे जॉब के अंदर मिला करते थे। और घूम घूम के दोस्तों मुझे 40 कॉल करनी होती थी, 21 सवाल करने होते थे हर दुकानदार से। सर्वे का काम था, मार्केटिंग सर्वे कर रहा था उस वक्त। वो प्रोजेक्ट मेरा दिल्ली के अंदर खत्म हुआ। और उसी दौरान मेरे छोटे भाई तो मुझे बार बार फॉलो करते, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में बताते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या करते थे, वो मुझे फॉलो अप करते थे।
कभी मुझे कुछ किताबें देते थे, कभी मुझे कोई सीडी दिखाते थे, कभी मुझे कुछ ऑडियो सुनाते थे। वो बार बार दोस्तों उसके बारे में मुझे बताया करते थे। और मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि दोस्तों वो जब वो काम किया करते थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, लोगों को प्लान दिखा के आते थे, लोग ज्वाइन करने के लिए घर पर आते थे, तो दोस्तों मैं क्या करता था, उनको नेगेटिव किया करता था। मैं कहता था ये अच्छे खासे इंजीनियर होके ये तो पागल हो चुके हैं दोस्त, क्या आपके घर के अंदर आपके बीवी बच्चे नहीं है? आप इनके साथ में टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना? वो पूरे दिन मेहनत करते थे, एक आदमी को दोस्तों मोटिवेट करते थे, एक व्यक्ति का विजन क्लियर करते थे, और मैं क्या करता था, नेगेटिव करता था। ये रेहान खान जो आपके सामने है दोस्तों, ये था। आप सोचिए, जब ये रेहान खान दोस्तों आज अपनी थॉट को चेंज कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी दोस्तों, आप क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, वो कभी भी दोस्तों अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। लेकिन जब ये चलता रहा तो 110 रुपये पर डे पे जब मैं नौकरी कर रहा था, तो उसी दौरान मैं जब एक छोटे भाई ने जब बार बार कहना शुरू किया, उस वक्त मेरी भी शादी हो चुकी थी, तो मेरी वाइफ से कहना स्टार्ट किया, भाई को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बताइए कि इसमें थोड़ा सा वर्क करना शुरू करें, पार्ट टाइम करना शुरू करें। तो एक दिन दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब वो जॉब किया करते थे, तो वो जॉब जाते थे तकरीबन 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे निकलते थे, और मैं सुबह निकलता था 6 बजे, क्योंकि राजा गार्डन के अंदर मेरा ऑफिस था, जहां मुझे जहाँ पे कार्ड पंच करना था। तो 8:50 पे हम लोग का लगता था, और हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे लगते थे, 2 सवा 2 घंटे लगते थे। और अलार्म सेट करके दोस्तों मैं उसके अंदर बैठ जाता था, बस के अंदर। और 110 रुपये पर डे ये इसी तरह से चल रहा था, क्योंकि किसी महीने में कॉल को पूरी कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था, तो जिससे एवरेज इनकम कभी 2200-2500 इस तरह से मेरी आती थी। उसी तरह मैं जब छोटे भाई ने जब ज्यादा प्रेशर करना शुरू किया, तो एक दिन मैं उनके ऊपर बहुत नाराज हुआ। मैंने कहा ये बताओ मुझे, आप कहते हो कि इस बिजनेस को करो, आप वाइफ को भी बोलते हो मेरी, और ये मुझे बताओ मैं बिजनेस किस टाइम करूँ? जिस टाइम आप घर में आते हो तो आप सो रहे होते हो, जिस टाइम मैं घर में आता हूँ तो आप सो रहे होते हो, और जब मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ तब भी आप सो रहे होते हो। अब मुझे बताइए मेरे पास में समय कहाँ है? तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी मुझसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हालात आज हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन के बाद में बदल जाएंगे अगर इसी पैटर्न पर आप चलते रहे? तो दोस्तों मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि नहीं बदलेंगे। यही सवाल दोस्तों मेरा आज आपके साथ है। आप जिंदगी बदलाव चाहते हैं, अगर उसी पैटर्न पे आप चलते रहेंगे, अगर कुछ अलग नहीं सोचेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तो क्या बदल सकते हैं? क्योंकि बदलाव के लिए पहली चीज जो चाहिए होती है दोस्तों, सोचना। और जब ये चीज मुझे भाई ने मुझसे कहा, तो दोस्तों मुझे अलग दूर दूर तक कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधकार नजर आ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ठीक है मैं इसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किस टाइम करूँ, मेरे पास समय कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए समय नहीं चाहिए होता, पर कुछ चीजों को मैनेज करना होता है। तो मैंने कैसे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस में जाते हो आप डेली सुबह, तो जब बस में जाते हो तो आप किसके साथ जाते हो, जानवरों के साथ जाते हो या इंसान के साथ जाते हो? तो मैंने कहा कि यार इंसानों के साथ जाता हूँ, जानवरों के साथ मैं क्यों जाऊंगा? तो कह लगे इंसानों के साथ जब जाते हो तो लोगों से टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? लोगों से बातचीत करते हो, क्रिकेट पे बात करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, ऑफिस की बात करते हो। उससे आपकी जिंदगी उससे कुछ बदलेगा? कुछ बदला है या आगे कुछ बदलेगा? तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहे बस क्या करना है आपको, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना है। अगर सामने वाले को समझ में आता है तो वेल एंड गुड, उसकी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, सिर्फ अपनी इन बातों को बदल के। साथ के साथ में अगर उसको समझ में नहीं आता है तो आपका टाइम पास। मैंने कहा यार ये तो बहुत ईजी है वाकई। दोस्तों माइंड ने वहां से काम करना शुरू किया, और दोस्तों मैं इसमें काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे दोस्तों हम दोनों भाइयों ने मिलकर जब इस पे काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे नेटवर्क बनना स्टार्ट हुआ। और इस इंडस्ट्री के अंदर जब पहला पे आउट मेरा आया था 569 रुपये का आया था, और अच्छी तरह से जब फिर मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, धीरे धीरे इनकम बढ़ती चली गई। और बढ़ने के साथ साथ में दोस्तों, अब जो पहला जो कर्जा मेरे पास में था, जो इतनी बड़ी, क्योंकि पहली
प्रायोरिटी मेरी थी, वो जो मेरे पर लाइबिलिटी है उसको खत्म करना है। जिन कर्जदारों से दोस्तों मैं मुंह छिपा के घुमा करता था, अब दोस्तों मैं उनका सामना कर रहा था। जब वो आते थे दोस्तों, मेरे पास जो भी आमदनी आती थी तो दोस्तों मैं उनके सामने खड़े होके उनको फेस करता था। और जिसका 3.5 लाख रुपए का दोस्तों कर्जा है, मैं उसको 500 रुपए देता था। सोचिए, 3.5 लाख रुपए का कर्जा, अब 500 रुपए अगर मैं दे रहा हूं तो दोस्तों मेरे साथ में वो क्या करेगा। देखिए वो कॉन्फिडेंस दोस्तों वो कहाँ से आया, वो इस इंडस्ट्री से आया। इसने लोगों को फेस करना दोस्तों सिखाया। जब वो मैं उनको 500 रुपए देता था तो मैं ये कहता था कि ये 500 रुपए चाहे अपना पेट्रोलिंग का समझ लेना, चाहे तो वो 3.5 लाख रुपए मेरे हैं या उसमें से माइनस कर देना, ये आपकी मर्जी है। अब मेरे पास में जरिया मिल गया, लेकिन ये जो भी मेरे पास में कर्जा आपका है, जो भी जिम्मेदारी है, मैं बहुत जल्दी इसको चुका दूंगा। और मुझसे पूछते थे कि अब और कितना कैसे दोगे। मैं कहा जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा मैं वैसे वैसे देता हूँ दोस्तों। धीरे 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 करते करते इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो तकरीबन 20 लाख रुपए का कर्ज मेरे ऊपर था दोस्तों, इस इंडस्ट्री से दोस्तों मैंने वो अदा किया। वो मैंने उसको अदा किया। सारी चीजें दोस्तों वेलाइन हो चुकी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लगता था लाइफ बिल्कुल सेटल हो चुकी है। अब राशन का बिल टाइम से जा रहा है, बिजली का बिल टाइम से जा रहा है। अब छोटी छोटी चीजें दोस्तों अब सारी मैनेज होनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी तो धीरे धीरे दोस्तों बदलना स्टार्ट हो गया था। सपने भी बड़े होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अचानक कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक समय ने दोस्तों फिर करवट लिया। और जहां हम दोनों भाइयों की फैमिली इनकम 2.5 से 3 लाख एवरेज इनकम थी, और दोस्तों वो एक रात के अंदर जीरो हो गई। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम किया करते थे दोस्तों, अचानक उसके अंदर ब्रेक आया और कुछ दिनों के लिए दोस्तों वो बैन हुई। और हम सभी लोग रोड पे आ गए। जो घर के खर्चे थे तकरीबन 80,000 रुपए पर मंथ के थे हमारे। राशन का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब सारी चीज मिला के अब समझ नहीं आ रहा था दोस्तों क्या करें, कैसे कैसे करें। बहुत बड़ा चैलेंज था। अब फिर लगता था कि बिल्कुल बिल्कुल अंधकार हो चुका है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आने आने के बाद में दोस्तों एक चीज जो सबसे बड़ी चीज मिली, किसी कभी भी इसने छोटा सोचने पे मजबूर नहीं किया। जब भी मुंह से शब्द निकलते थे तो लगता था, बस एक ही चीज लगता था कि यार कहीं ना कहीं ऊपर वाली कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ बड़ा कराना चाहता है। और उसका सिर्फ एक कारण रहा, क्योंकि हमने इससे पहले एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड की थी जिसके ऊपर बात किया गया था माइंड सेट के ऊपर, माइंड पावर के ऊपर। और उस प्लेटफॉर्म पे जब ये हमारे साथ में ट्रेजेडी हुई तो दोस्तों वहां से अब क्या करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्योंकि 9 से लेकर 11 साल हम लोग दे चुके थे दोनों भाई। और वहां समझ नहीं आ रहा था यार आखिर ये हुआ कैसे, क्या हुआ है अचानक। तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि तो साथ ही हम लोग साथ रहा करते थे हमेशा। और तो हम कहते थे चलो ये कुछ ट्रेडिशनल करते हैं। तो ट्रेडिशनल पे हम लोगों ने हाथ आजमाने शुरू किया। लिमिटेड पूंजी हमारे पास थी। और जो पूंजी थी दोस्तों, उस पूंजी के अंदर भी दोस्तों, क्योंकि हम जानते थे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमारे पास नहीं था, लेकिन वहां जाने के बाद एक चीज समझ में आई, अगर 5 लाख को कारोबार से आप कोई शुरू करते हैं तो आपके पास में 5 लाख रुपए का बैकअप होना चाहिए। और लिमिटेड लिमिटेड पूंजी के अंदर दोस्तों अब जो पैसा हमारे पास में था, तो ट्रेडिशनल के अंदर एक चीज समझ में आई थी कि पहला आपको क्या करना पड़ता है, उधारी देना पड़ता है। और पहला उधारी जो है आपने मार्केट में दिया है, उसको वसूल करने के लिए अगला उधारी आपको देना पड़ता है, तब जाके आपको पिछला मिलता है। ये चीज जाके दोस्तों वहां पे समझ में आई थी। तो जो लिमिटेड पूंजी थी दोस्तों वो भी खत्म हो गई। हम हमने राइस ब्रांड का काम करना शुरू किया, हमने पंचशील का काम करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों वहां से बहुत बड़ी सफलता जब नहीं मिली, तो उसी दौरान हमारे एक साथी, और मैं कहूंगा कि वाकई में बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, हमेशा बहुत स्माइलिंग फेस रहता है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान। तो उन्होंने एक दिन कहा कि यार कुछ और सोच सकते हैं क्या। तो मैंने यार किस चीज के बारे में, तो कह रहे नहीं कुछ देख सकते हैं। मैं मतलब, तो उन्होंने कहा कि यार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में।
तो मैंने कौन सी कंपनी है, कहने लगे वेस्टीज। और वेस्टीज के जब उन्होंने नाम लिया कि दोस्तों मुझे अचानक मुझे याद आया कि 2005-6 के अंदर मैं बॉम्बे के अंदर सेमिनार करने के लिए गया था, तो किसी लड़के ने मुझे बताया था वेस्टीज के बारे में कि सर इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे आप लेवल पर है, मैं ये नहीं कहूंगा इसको ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट जरूर यूज कीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्या चल रही है, तो उन्होंने कहा नहीं चल नहीं रही है, दौड़ रही है। अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि उसी दौरान दोस्तों कई हम लोग कहीं और भी बिजी थे धरना प्रदर्शन के अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि यार टाइम पास तो करना ही है, तो एक बार मिल लेते हैं। आज जब उन्होंने मिलने के लिए कहा तो दोस्तों, और एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत को से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। आज इनको कह सकते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी, जिनके साथ में दोस्तों तकरीबन 4 घंटे हम लोगों का सेक्टर 18 के अंदर हमारी मीटिंग चली। और मीटिंग चलने के बाद में दोस्तों चीजें समझ में आई, और जब चीजें समझ में आई तो दोस्तों हम लोगों ने डिसीजन लिया इसको करने का। और सिद्धार्थ सर से मिलने का मौका मिला, बाली सर के साथ मीटिंग हुई 5 मार्च 2012 को, जिस दिन उनका बर्थडे था। और उसके बाद में दोस्तों हमने 13 मार्च 2012 को इस बिजनेस की शुरुआत की 5 दोस्तों ने मिलकर गिरोडी एसोसिएट के साथ में। और जब काम करना शुरू किया दोस्तों, बहुत तो हमारे लिए कुछ आसान नहीं था, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया दोस्तों, तो चारों तरफ दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, अलग अलग तरह की अफवाहें लोगों ने फैलाई हुई थी, जहां भी जाते थे रिजेक्शन मिलते थे। पैसा इतना नहीं था कि बाहर जाके कहीं बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड कर पाए, चलने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था दोस्तों, बहुत मुश्किल हुआ करती थी। मुझे अच्छे से वो दौर याद है, अच्छे से वो वक्त याद है कि जब लिमिटेड पैसा हुआ करता था, अगर हमें कहीं जाना भी है तो हम क्या करते थे, 50-50 रुपए का चंदा करते थे, एक कार हुआ करती थी उसके अंदर डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। बहुत चैलेंज था। लोगों के पास जाते थे, लोग कहना मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, लोग समझते नहीं थे। प्रोडक्ट लोगों को दे दिया था, लोग वापस कर दिया करते थे, लोग कमियां निकाला करते थे। समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, और बहुत निराश हो जाते थे हम लोग। लेकिन साथ क्या था कि एक दूसरे को मोटिवेट भी क्या करते थे हम लोग, क्योंकि अपलाइन 300 किलोमीटर दूर थी। एक सर बरेली में रहते थे, लेकिन वो बार बार इसके विजन को के बारे में बातें किया करते थे। और उसका नतीजा दोस्तों ये रहा, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें बताई गई कि बिजनेस को की रिक्वायरमेंट क्या है, जिस बिजनेस के अंदर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो कुछ चीजें अगर हम अलाइन कर लेते हैं और लगातार उस पर फोकस रहते हैं, दोस्तों का 100% हम उस सब चीज को अचीव कर सकते हैं। कहते जो अगर हमारी सक्सेस के लिए दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारी सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो एक मीटिंग के अंदर के तो चीजें जब जानने का मौका मिला, तो दोस्तों वहां से पता लगा कि अगर सही मायने में हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो ही लोग समझेंगे। अब जैसे बिजनेस के अंदर आया हूं, तो अगर मैं देखूं तो इस बिजनेस के अंदर मैं आया हूं, तो सबसे पहले सफलता किसको चाहिए, सक्सेस मुझको चाहिए। तो मेरी सक्सेस के लिए दोस्तों जो सबसे पहली चीज है, मेरी सफलता के लिए ईमानदारी किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। मेरी सफलता के लिए मेरी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। तो एक चीज समझ में आया कि मेरे हिस्से के जो काम है दोस्तों, मुझे ऑनेस्टी के साथ में करना है, ईमानदारी के साथ में करना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं लगाना है। क्योंकि कहते हैं कि जहां सफलता होती है वहां बहाने नहीं होते, जब बहाने होते हैं वहां कभी सफलता नहीं होती। ये कई बार पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है। तो चीज समझ में आई कि जो मेरे हिस्से के काम है वो मुझे करने हैं। तो मेरे हिस्से का काम क्या है, मेरे हिस्से का काम क्या है दोस्तों की, पहला काम मेरा यह है कि मुझे क्या करना है कि इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि जब तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक मेरा बिलीव नहीं बढ़ेगा। मुझे विश्वास नहीं होगा, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा तब तक मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इसके बारे में किसी को शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने विश्वास के लिए
मेरे विश्वास के लिए दोस्तों मुझे इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक चीज समझ में आई इस बिजनेस के अंदर कि अगर बिजनेस के अंदर मुझे कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो एक मुझे काम करना पड़ेगा, इन्विटेशन करना है। और इन्विटेशन कब तक करना है? कई बार लोग क्या करते हैं, 2 लोग 4 लोग 10 लोगों पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। इन्विटेशन को कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि इन्विटेशन का मतलब क्या होता है कि जब तक आप इन्विटेशन करते हैं तब तक दोस्तों आप अपनी संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को दोस्तों हमेशा बरकरार रखते हैं। आपकी पॉसिबिलिटीज दोस्तों हमेशा बनी रहती है। पॉसिबिलिटीज दोस्तों अगर हम जब इनवाइट करना बंद कर देंगे तो उस दिन हमारे संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा सिद्धार्थ सर के मुंह से कि आर एस राजन जी के बारे में, वो रिजेक्ट कर चुके थे, वो मना कर चुके थे, लेकिन लगातार लगातार वो क्या करते थे, उनको इन्विटेशन दे देते थे, लगातार लगातार फॉलो करते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको अपना पैसे की कदर नहीं है, आपको अपने समय की कदर नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल प्लान दिखाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के मत आइएगा। वो कब हुआ कि जब वो लगातार उनको फॉलो करते और जब लगातार जब फॉलो करते रहे, और करने का नतीजा एक दिन उन्होंने जब यस कहा, अब सिद्धार्थ से जब उनके पास में गए, जाने के बाद में उनको प्लान दिखाया, शेयर किया उनके साथ में, और कुछ मटेरियल्स उनके पास में छोड़ के आए, और कुछ समय के बाद में दोस्तों वो इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हुए। दोस्तों आज दोस्तों समझिए कि पॉसिबिलिटीज का दोस्तों इतना बड़ा रिजल्ट है कि आज साउथ के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस आर एस राजन जी का है। अब क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय को देखते हुए, तो मैं सिंपल से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो वहां पर पॉसिबिलिटीज पे काम नहीं करते, अगर वो उनको इन्विटेशन नहीं देते, तो मुझे बताइए क्या साउथ के अंदर इतना बड़ा बिजनेस होता? मैं कहता हूँ ठीक है, सिद्धार्थ सर अगर उसको उनको फॉलोअप नहीं करते, वो इस चीज का नाम वो सुन चुके थे, कोई व्यक्ति उनको बार बार फॉलोअप करता, हो सकता है वो उनके साथ ज्वाइन करते, तो आज जो इतना बड़ा एम्पायर है, तो शायद मेरे ख्याल से वो सिद्धार्थ जी को नहीं मिल पाता। तो हम जब लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को जब इनवाइट करते हैं, तो हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो लोग बार मीटिंग में नहीं आते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक व्यक्ति को मैं तकरीबन 65 से 70 मीटिंग के अंदर इन्वाइट कर चुका था, लेकिन वो व्यक्ति हर बार मुझे ना 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 करता रहता था। और लेकिन मैंने लगातार उसके साथ रिलेशन को बिल्ड रखा और लगातार उनसे बातचीत करता रहा। लगातार बातचीत करने का नतीजा यह रहा कि दोस्त, जब उस व्यक्ति को समझ में आया और उसने जब इसको स्टार्टअप किया, साइन अप किया और काम करना शुरू किया, तो आज वही 65-70 मीटिंग के बाद में दोस्तों, जब ना करने के बाद उसने एक बार हाँ की, और हाँ करने के बाद दोस्तों आज बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज बिजनेस के अंदर दोस्तों वो डायमंड डायरेक्टर पर है। एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद दोस्तों उसने पहले प्लान देखने के बाद उसने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद मैं उसको लगातार लगातार फॉलो करता रहा, लगातार उससे बातचीत करता रहा, उसको इन्विटेशन देता रहा। उसने दोस्तों 1 साल में स्टार्टअप नहीं किया, 2 साल में स्टार्टअप नहीं किया, 3 साल में स्टार्टअप नहीं किया, और 7 साल के बाद उसने स्टार्टअप किया। आज वो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर पर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक नहीं है, कई बहुत सारे हैं। तो जो सबसे पहली चीज क्या है, तो पहली चीज क्या है, मुझे इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है क्योंकि अपने बिलीव के लिए। दूसरी चीज क्या है कि मुझे इन्विटेशन लगातार 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 करते रहना है, बिना किसी प्रीजज किए, बिना किसी एक्सक्यूज के। अगर इन्विटेशन को लगातार आप देते रहेंगे और लोगों को लगातार प्लान शो करते रहेंगे, तो गारंटी के साथ में दोस्तों ये 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी मिलेगी। इन्विटेशन का मतलब यह है कि हमेशा आपकी सफलताओं का द्वार दोस्तों हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तीसरा चीज जो बताई थी हमारे अप्लाइंग के द्वारा कि आपको लगातार क्या करना है, इसके इन्वायरमेंट के अंदर बने रहना है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फर्क करता है दोस्तों। इन्वायरमेंट में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। आखिर कैसे? कारण क्या है? वो कैसे बन पाए? उनको किसने एजुकेट किया, उनको किसने मोटिवेट किया?
उनको किसने गाइड किया? क्योंकि पेरेंट्स दोस्तों पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ चुकी थी, और उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दोस्तों स्कूल के अंदर भेजा। जो बच्चे को सेंस नहीं था, ये कलम उल्टी या सीधी है, किताब इधर से खोली जाती है, उधर से खोली जाती है, उससे कोई सेंस नहीं था। उस क्लास के अंदर 30-35 बच्चे, 40 बच्चे तो उस क्लास के अंदर भी थे, उसके अलावा। लेकिन वो बच्चा जब 1 साल उसी क्लास के अंदर लगातार जाता है, उस क्लास के अंदर अगर देखेंगे, एक टीचर पढ़ाने वाला होता है, हर बच्चे को क्या करता है, वो कॉपी खोल के नहीं देता, किताब खोल के नहीं देता, पेन हाथ में पकड़ के नहीं पकड़ाता कि ये भाई इसको ऐसे पकड़ना है, आपको ऐसे लिखना है आपको। लेकिन जब वो बच्चा जाता है तो उस एनवायरमेंट के अंदर जाने के बाद, 1 साल लगातार जाने के बाद, और अगले साल वो दूसरी क्लास में जाता है, और 2 साल लगातार जाने के बाद तीसरी क्लास में जाता है, 5वीं करता है, 10वीं करता है, सीए बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। आखिर कैसे? इन्वायरमेंट के कारण। अगर आप इन्वायरमेंट में आते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा दोस्तों यहाँ से आपकी संभावनाएं बनी रहेंगी। इन्वायरमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिपेयर करता है, इन्वायरमेंट आपको मोटिवेट करता है, इन्वायरमेंट आपको अपडेट करता है, इन्वायरमेंट आपको दोस्तों यहाँ से आपको नॉलेज देता है। आप जब इस इन्वायरमेंट के अंदर लगातार बने रहेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपकी सफलताएं हमेशा आपको मिलेगी, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही दोस्तों हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। आज एक एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे तो उनका बैकग्राउंड क्या था? उनके फादर मछली पकड़ा करते थे, मछली पकड़ के दोस्तों उनकी जीविका चलती थी। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर के कारण दोस्तों आज देखिए पूरे विश्व के अंदर उनको पहचाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके कारण इन्वायरमेंट के कारण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा इन्वायरमेंट। आपने आज इस इन्वायरमेंट के अंदर आप हैं, आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं तो आप उसी लेवल पे वहीं तक आप पहुंच सकते हैं। और चौथा जो कि हमेशा एक बात कहा करते हैं राजीव जी, कि दूसरा क्या करना है कि दोस्तों जब बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है तो एक ही काम करना है दोस्तों, इसके ऊपर विश्वास करना, बिलीव करना है। क्योंकि दोस्तों ये क्यों बिलीव करना है? क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने बिलीव किया है दोस्तों वो अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं। विश्वास, आपकी सफलता दोस्तों आपके विश्वास पे है। जितनी बड़ा विश्वास आपका होगा उतनी बड़ी सफलता आपके साथ होगी। क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दोस्तों विश्वास को लगातार बनाए रखिए, इन्वायरमेंट के अंदर लगातार आते रहिए। और सब एक फार्मूला देते हैं 1200 प्लान का, कि अगर 1200 प्लान अगर आप दिखा लेते हैं तो इस बिजनेस के अंदर बड़े से बड़े मुकाम पे आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओवर टू। थैंक यू सो मच रेहान भाई, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ एकता मैम को। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार सर की स्टोरी, मैंने अभी स्टोरी सर की फर्स्ट टाइम सुनी आज, और बहुत ही जबरदस्त जिसे बोलते हैं। और सर सीरियसली इतना स्ट्रगल आपने देखा और इतने चैलेंजेस आपने हैंडल करे, हैट्स ऑफ है आपको सीरियसली सर। और आज इतने अच्छे मुकाम पे आप वेस्टीज में, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतनी शानदार आपने जो आज